कर रहा है। वो इग्नोर करता है जबकि जानता है कि उसके पास जो भी फ्यूचर मेडिसिन फॉर्मूलाज हैं वो उसे एनॉर्मस वेल्थ दे सकती हैं। पर फिलहाल उसे ज्यादा जांच करनी होगी उससे पहले कि वो उन्हें किस पर विश्वास करे। घर पर लू जल्दी से सो जाता है और एक फेमिलियर ड्रीम में चला जाता है। ड्रीम के अंदर वो एक होलोग्राफिक इंटरफेस एक्टिवेट करता है और एआई को अपनी बायोग्राफी डिस्प्ले करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। स्क्रीन उसकी लाइफ के डेटा से रोशन हो जाती है। टाइमलाइन के मुताबिक वो 18 साल की उम्र में लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट स्टेटस तक पहुंचा, एक अचीवमेंट जिसने बीही सिटी को स्टन कर दिया। उसने बाद में बीही मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की सिफारिश रेकमेंडेड पर डोंगनिंग प्रोविंस प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया और टॉप 20 में रैंक हासिल की। डोंगनिंग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उसने मिलिट्री में सर्व किया। 5 साल बाद कैप्टन के रूप में इज्जत से रिटायर हुआ। फिर उसने बाई सिटी में सेक्रेड मार्शल आरटीएस अकेडमी की स्थापना की। 45 की उम्र तक उसने रैंक 6 अचीव की। 50 पर उसने रैंक 7 में ब्रेक करने की कोशिश की पर फेल हो गया। आखिर में वो 87 की उम्र में मॉन्स्टर एम्बुश में मारा गया। अपने आप के इस फ्यूचर वर्जन पर रिफ्लेक्ट करते हुए लू रियलाइज करता है कि कितना कुछ बदल चुका है। सिर्फ एक हफ्ता पहले वो रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट था, 37 पर मरने के लिए तय था। अब ये फ्यूचर एक लंबी जिंदगी और ऊंची उपलब्धियां, हायर अकम्पलिशमेंट्स पेंट करता है। फिर भी वो जानता है कि ये काफी नहीं है। बड़ी स्कीम में रैंक 6 या 7 वॉरियर भी दुनिया की किस्मत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर वो सच में मानवता का रास्ता बदलना चाहता है तो उसे ऊंचा एम करना होगा, शायद रैंक 10 या इवन 11। ये एक लगभग इम्पॉसिबल ड्रीम है पर लू डिटर्मिन्ड है। फ्यूचर अभी भी मैलिएबल है। इस बीच पूरे बाई सिटी में शियाओ अपने ऑफिस में देर रात तक काम करता है, कैलिग्राफी लिखते हुए जब वो स्क्रीन पर किसी के साथ मार्शल आर्ट्स प्रोग्रेस डिस्कस कर रहा होता है। दूसरा आदमी उसकी लिखावट की तारीफ करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि शियाओ जल्द ही रैंक 7 में ब्रेक थ्रू करेगा। शियाओ भले ही पोलाइट था, सच्चाई की चुभन महसूस करता है। वो रैंक 6 पर बहुत देर से अटका हुआ है। अपने एफर्ट्स के बाद भी बाई सिटी नए मार्शल टैलेंट को पैदा करने में स्ट्रगल करता है। स्ट्रॉन्ग मार्शल फैमिलीज या रिच रिसोर्सेज के बिना यंग फाइटर्स अक्सर बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए चले जाते हैं। जैसे ही कॉल एंड होता है, शियाओ को याद आता है कि ट्रेनिंग कैंप तेजी से नजदीक आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट के बिना बाई सिटी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फ्रस्ट्रेटेड, वो अपने हाथ में पेपर मसल देता है। वो ऊंचा उठना चाहता है, सिर्फ ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि फर्क लाने की शक्ति के लिए। तभी एक यंग वुमन उसके ऑफिस में दौड़ कर आती है, फ्लस्टर्ड और एक टैबलेट और डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए। पैनिक में वो रिवील करती है कि मार्शल आर्ट्स असेसमेंट जोन पर कोई प्रॉब्लम हुई है। शियाओ हैरान हो जाता है जब उसकी सेक्रेटरी बिना नॉक किए अंदर घुस जाती है। वो जल्दी से अपोलोजाइज करती है और एक्सप्लेन करती है कि असेसमेंट एग्जामिनर ने अभी कुछ शॉकिंग खबर दी है। खबर एक स्टूडेंट जिसका नाम लू है के बारे में। क्यूरियस, शियाओ उसे टैबलेट छीन लेता है और असेसमेंट फुटेज प्ले करता है। जैसे ही वो डेटा रिव्यू करता है, वो स्टन्ड हो जाता है कि लू ने एक फिस्ट टेक्निक को परफेक्शन स्टेज तक मास्टर कर लिया है। एक एक्सट्रीमली रेयर अचीवमेंट, खासकर इतने यंग किसी के लिए। पूरी दुनिया में उसके एज के कम ही 10 इंडिविजुअल्स ये क्लेम कर सकते थे। पर फिर एक उलझन में डालने वाला डिटेल उसके ध्यान को खींचता है। लू की कॉम्बैट पावर 15,000 से ऊपर है, भले ही उसकी की स्टेटस सिर्फ 15.7 है। ये मेल नहीं खाता। यहां तक कि परफेक्शन स्टेज फिस्ट टेक्निक के साथ भी बूस्ट इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। रियलाइजेशन उस पर डाउन होता है कि ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं हो सकता, वो गिफ्टेड हो सकता है, जिसे कल्टिवेटर्स गिफ्टेड कहते हैं। शियाओ की एक्साइटमेंट कंट्रोल करना मुश्किल है और वो सेक्रेटरी को सेलिब्रेटरी जेस्चर में जमीन से ऊपर उठा देता है, जिससे वो सरप्राइज में ब्लश कर जाती है। वो एक्सप्लेन करता है, ज्यादातर खुद से, कि गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट्स एक्सेप्शनल पोटेंशियल के साथ पैदा होते हैं। अवेकनिंग पर उन्हें मैसिव की बूस्ट्स और यूनिक टैलेंट्स मिलते हैं। कुछ को इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ मिलती है, दूसरों को लाइटनिंग स्पीड। वे रेयर होते हैं और लू प्रोफाइल में फिट बैठता है। बिना टाइम वेस्ट किए शियाओ अपना सिग्नेचर रेड सूट पहनता है और सीधे लू के फैमिली से मिलने जाता है। वो इसे अपना फर्ज मानता है कि ऐसे रेयर जेम को दुनिया में लाने के लिए पेरेंट्स को थैंक करे। इस बीच एक अलग लोकेशन पर नी जूनियर रिपोर्ट करता है कि उन्होंने लड़के को आइडेंटिफाई कर लिया है। वो बेसिक बैकग्राउंड इन्फो शेयर करता है। लू बीही में एक स्टूडेंट है। उसके पिता एक डिलीवरी कंपनी के लिए काम करते हैं। उसकी मदर एक सुपरमार्केट कैशियर है और उसकी एक छोटी बहन है जो अभी हाई स्कूल के पहले साल में है। वे सैफायर स्टेट ब्लॉक 15 में रहते हैं। जैसे ही रिपोर्ट एंड होता है, नी को कॉल आता है कि शियाओ पहले ही अपनी चाल चल चुका है। वो तुरंत अपने जूनियर को पेरेंट्स और छोटी बहन दोनों के लिए एलिगेंट गिफ्ट्स खरीदने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है, बिना किसी हेजिटेशन के। लू के घर पर मेडिटेट करते हुए लू को अपनी बहन की आवाज आती है जो सरप्राइजिंगली पोलाइट थी, कुछ ऐसा जिसे वो आदी नहीं था। वो उसका पीछा करते हुए लिविंग रूम तक जाता है और स्टन्ड हो जाता है शियाओ को अपने कंफ्यूज्ड फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठे हुए देखकर। आदमी खड़ा होता है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए जब लू उसे पोलाइट और कंपोज डिमीनर के साथ ग्रीट करता है। शियाओ लड़के के संयम से इंप्रेस्ड होकर नोट करता है ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। नजदीक ही एक पोनीटेल वाली लड़की बैठी है जिसे लू की मदर कैजुअली नी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, रिनाउंड होंगचुआन मार्शल आर्ट्स अकेडमी की एक रिप्रेजेंटेटिव। नी लू को पोलाइट से ग्रीट करती है, याद दिलाती है कि वो पहले डोजो में मिले थे।
लू उसे एक्नॉलेज करता है और थोड़ी देर बाद बीहे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से श्याओ आगे बढ़ता है अपनी विजिट एक्सप्लेन करने के लिए। वो यहाँ लू को ऑफिशियली उसकी रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बैच देने के लिए आया है, साथ ही एक मंथली स्टाइपेंड जो रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। पर यह अकेला सरप्राइज नहीं है। लू की एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए एसोसिएशन ने उसे उत्साह के रूप में $1 मिलियन का बोनस देने का डिसाइड किया है। यह अनाउंसमेंट सबको स्टन कर देता है। लू के पेरेंट्स लगभग स्पीचलेस हैं और उसकी छोटी बहन अभी भी स्ट्रगल कर रही है ये समझने में कि उसके भाई ने कितनी दूरी तय की है। भले ही ग्रेटफुल, लू कॉशियस रहता है। वो समझता है कि ऐसी जनरोसिटी अक्सर एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है। क्यूरियस, वो कैच के बारे में पूछता है। श्याओ फिर उसे डोंगनिंग प्रोविंस प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप का एक फॉर्मल इनविटेशन प्रेजेंट करता है। ये कैंप भले ही प्रेस्टिजियस है, ज्यादातर प्रॉमिसिंग मार्शल आर्टिस्ट्स को भी तोड़ने के लिए बदनाम है। नी विजिबली हिली हुई है, याद करती है कि उनकी एकेडमी का एक वक्त का प्रॉमिसिंग सीनियर उस कैंप से पूरी तरह हारा हुआ वापस आया था। वो मानती है कि लू जैसे पोटेंशियल वाले किसी को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि श्याओ भी एडमिट करता है कि कैंप ब्रूटल है, पर वो बिलीव करता है कि लू अलग है। उसकी करंट एबिलिटीज तो उसकी शुरुआत ही हैं जो वो बन सकता है। वो प्रॉमिस करता है कि लू जो भी डिसीजन लेगा वो उसके रिस्पेक्ट करेगा। लू इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है, अपनी लिमिट्स को चेस करने के लिए डिटर्मिन्ड, चाहे रिस्क कुछ भी हो। श्याओ विजिबली रिलीव्ड है और अश्योर करता है कि वो 2 दिन में उसे पिकअप करने वापस आएगा। जाने से ठीक पहले नी हेजिटेट करती है। एक छोटे नर्वसनेस के पल के बाद वो एक अलग ऑफर एक्सटेंड करती है। लू को होंगचुआन मार्शल आर्ट्स अकेडमी का एक ऑनररी डिसाइपल बनने के लिए इनवाइट करती है। ये एक फ्लेक्सिबल टाइटल है जिसके असली ऑब्लिगेशंस नहीं है। उसके पास सारी फैसिलिटीज तक एक्सेस, फ्री ट्रेनिंग और यहां तक कि उसके पिता से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी होगी। अकेडमी को विश्वास था कि अगर लू जैसा कोई उनसे जुड़ा हुआ है, भले ही सिर्फ नाम से, तो उन्हें एनॉर्मस प्रेस्टीज मिलेगा। जैसे ही उसके थॉट्स भटकना शुरू होते हैं, वो लू को ऑफर ठुकराते हुए नोटिस करती है। नी जल्दी से उठ जाती है, इंसिस्ट करती है कि वो हमेशा टर्म्स पर फिर से बात कर सकते हैं और उसकी इनकार बहुत अब्रप्ट लगता है। लू शांति से कहता है कि वो एक रेगुलर विजिटर के रूप में देखा जाना ठीक है, कोई ऐसा जो अक्सर उनकी एकेडमी में ट्रेन करता है, जो सच है, पर वो उनके डिसाइपल्स में से एक लेबल नहीं होना चाहता। वो क्लियर करता है कि जब तक वो उस बाउंड्री का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो चला जाना पसंद करेगा। हाउएवर, वो ये भी मेंशन करता है कि वो अभी भी असेसमेंट्स के लिए आता रहेगा, खासकर क्योंकि एकेडमी घर के पास है। नी आखिर में उसकी टर्म्स पर अग्री हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो वापस जाते ही उसका मंथली स्टाइपेंड भेज देगी, लगभग 100,000, जो सीधे लू शैंग के रेजिडेंस पर डिलीवर किया जाएगा। उसके जाने के बाद लू के पेरेंट्स डिसबिलीफ में बैठे रहते हैं। बीही सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन ने अभी उनके घर विजिट किया था और अब उनके बेटे के पास एक जेनरस रिवॉर्ड और एक हाई पेइंग स्टाइपेंड है। वे पूछते हैं कि उसने रैंक 2 कब अचीव की। लू हल्के से उन्हें रियश्योर करता है, अपनी मदर का हाथ पकड़े हुए कंफर्म करता है कि सब कुछ असली है और अब से उन्हें और काम करने की जरूरत नहीं है। इस बीच मेडिसिनल हॉल में सुजू गुस्से में है। 1 हफ्ता गुजर चुका है, फिर भी उसे मिस्टीरियस एल्केमिस्ट के बारे में कोई क्लू नहीं मिला है। उसने हर नए रजिस्टर्ड एल्केमिकल मास्टर को स्कैन किया है, पर कोई मैच नहीं करता। जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि लू का टॉनिक मार्केट में स्टैंडर्ड ग्रेड 3 टॉनिक से भी बेहतर परफॉर्म करता है, भले ही उसकी कॉस्ट 3000 से कम है, जबकि आम प्राइस कई 100,000 होती है। फ्रस्ट्रेटेड, वो अपनी डेस्क स्लैम करती है, अपने असिस्टेंट को चौंकाते हुए। तभी आदमी स्क्रीन पर कुछ नोटिस करता है। ये लू का चेहरा है। इस एल्केमिस्ट सिर्फ एक स्टूडेंट है। कहीं और सी ऑफ ट्रीज माउंटेन्स के रगेड टेरेन पर एक ब्लर आसमां में एक चिड़िया से तेज कट करता है। ये लू है जो स्टार इम्पैक्ट से पावर्ड एक रिफाइंड बॉडी टेक्निक का यूज करके पीक्स पर रेस कर रहा है। ड्रीम इनसाइट्स और 4-फोल्ड एनर्जी एम्पलीफिकेशन के साथ उसकी स्पीड अब ज्यादातर रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट से आगे निकल चुकी है। वो इस मूवमेंट स्टाइल को क्लाउड चेजिंग स्टेप नाम देता है। समिट पर पहुंचकर वो नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करके कल्टिवेट करना शुरू करता है। हर सांस के साथ वो एनर्जी ड्रॉ करता है, अपनी स्टैमिना स्ट्रांग करता है और अपने शरीर की छिपी हुई पोटेंशियल जगाता है। उसकी सेंसेस बाहर की तरफ फैलती हैं, नेचर के हर बदलाव के लिए अट्यून्ड। जैसे ही वो एक फोकस स्ट्राइक अनलीश करता है, उसकी शेयर फोर्स से माउंटेन टॉप पर शॉक वेव्स दौड़ जाती हैं। लू को एक मेजर ब्रेक थ्रू के बाद खुशी की लहर महसूस होती है। उसकी की स्टेटस बढ़ गई है और उसकी स्टार इम्पैक्ट टेक्निक अब कम से कम 6 गुना ज्यादा फोर्स रखती है। ओरिजिनली वो मैरो नरिशिंग एलिक्सर के लिए इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने सी ऑफ ट्रीज माउंटेन आया था, पर उसके अनएक्सपेक्टेड कल्टिवेशन लीप ने ट्रिप को और भी रिवॉर्डिंग बना दिया है। उसकी मसल और क्यूआई स्ट्रेंथनिंग डिकॉक्शंस की पहले की सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी है और उसकी रैपिड प्रोग्रेस के साथ वो अपना असर खोना शुरू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफाइनमेंट पर आगे बढ़ने का टाइम है। जो इंग्रेडिएंट्स वो ढूंढ रहा है उनमें एक रेयर हर्ब है जो इस ईरा में ओवरलुक्ड है, पर लू उसे अपने सिस्टम के नॉलेज के थैंक्स से पहचानता है। उस इनसाइट के बिना वो उसे पूरी तरह से छोड़ देता। उसने बाकी हर्ब्स को माउंटेन के बेस पर तैयार करने का इंतजाम पहले ही कर लिया है और अज्यूम करता है कि वो अब तक रेडी हो चुके होंगे। अपना क्लाउड चेसिंग स्टेप एक्टिवेट करते हुए लू तेजी से बेस की तरफ उतरता है, जहां वो एक वेंडर से मिलता है जिसने उसकी हर्ब ऑर्डर ली थी।
आदमी अश्योर करता है कि हर्ब्स रेडी हैं और क्लेम करता है कि वो ताजे हैं और एल्केमिकल यूज के लिए प्रॉपर मैच्योरिटी के हैं। लू अपने पेमेंट के लिए हाथ बढ़ाता है, अग्रीमेंट को याद करते हुए 10 पीसेस 500 हर एक के, पर वेंडर अचानक प्राइस बदल देता है, डबल अमाउंट मांगता है और इंसिस्ट करता है कि लू सब कुछ खरीद ले। सस्पिशियस, लू क्लैरिफिकेशन मांगता है। वेंडर लू को एक आउटसाइडर के रूप में पहचानता है जो उनके रूल से अपरिचित है, हिंट देता है कि उसे बस नए टर्म्स एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। वेंडर के पीछे कुछ आदमी लू को ठंडी आंखों से घूरते हैं। एक ऑरेंज टैंक में अपनी उंगलियों को फ्लेक्स कर रहा है, दूसरा अपनी जुबान को अजीब तरह से नाइफ पर फिरा रहा है। वेंडर इम्प्लाई करता है कि अगर लू कंप्लाई नहीं करता तो चीजें खराब हो सकती हैं। उसे कब पीछे हटना है ये जानने की वार्निंग देकर उसका मजाक उड़ाता है, पर लू बिल्कुल नहीं हिलता। वो अपना मार्शल ऑरा का एक पोर्शन अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस के साथ रिलीज करता है। वेंडर उसे इग्नोर करता है और अब भी उसे डराने की कोशिश करता है। शेखी मारता है कि वो सब रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट्स हैं और याद दिलाता है कि एरिया में कोई सर्वेलेंस नहीं है, मतलब अगर चीजें खराब होती हैं तो कोई हेल्प नहीं आएगी। जैसे ही गुंडे करीब आना शुरू करते हैं जाल साफ हो जाता है, पर लू आगे कदम बढ़ाता है और अपना हाथ बड़े पत्थर पर रखता है। एक हल्के धक्के से विशाल पत्थर 2 हिस्सों में फट जाता है, जिससे पास के गुंडों के ग्रुप में एक साफ सी थरथराहट दौड़ जाती है। उनका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, उसकी जगह गहरी डर ले लेता है। ये देखकर कि अपना बॉय अपनी हथेली खोलता है और बाकी बचे हुए हिस्सों को शांति से झाड़ देता है। चुपचाप सजेस्ट करता है कि उन्हें अपनी सोच पर फिर से विचार करना चाहिए। गुंडे तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, माफी मांगते हुए हकलाते हैं और उसे पिता और दाद बुलाते हैं, जबकि एडमिट करते हैं कि वो उसकी शक्ति के प्रति अंधे थे। रियलाइज करते हुए कि लड़ाई खत्म हो गई है, लू वेंडर से पूछता है कि क्या वो हर्ब्स ले सकता है। वेंडर अब गहरी रिस्पेक्ट के साथ उसे सल्यूट करता है और कहता है कि वो सब कुछ फ्री में ले जा सकता है। टोकरी उठाकर लू उन्हें एक आखिरी सबक के साथ छोड़ता है, याद दिलाता है कि ईमानदारी किसी भी बिजनेस का कोर होनी चाहिए, चाहे कस्टमर कोई भी हो। 5 युवा हाथ उठाते हैं, ज्ञान के लिए शुक्रिया करते हैं और बदलने का प्रॉमिस करते हैं। उसके दिमाग में लू अब भी उन्हें पे करना चाहता है, पर जानते हुए कि वो अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो छोड़ देता है। अगले दिन वो डोंगनिंग प्रोविंस में एक मिलिट्री व्हीकल से उतरता है, जहां प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप उसका इंतजार कर रहा है। सेटअप मिलिट्री बेस जैसा लगता है और जैसे ही वो उससे गुजरता है उसे याद आता है कि उसका बैज जो गलती से पीछे छूट गया था, उसकी मदर ने डिस्प्ले पर लगा दिया था। पास का एक गार्ड उसे रोकता है, उसके अकेले आने पर क्यूरियस होकर। लू एक्सप्लेन करता है कि वो बाई सिटी से है और कुछ देरी की वजह से वो लेट आया है। इस बीच एक पिंक में लड़की चुपचाप अपने कंपेनियन को पॉइंट आउट करती है कि बाई सिटी के पार्टिसिपेंट्स पहले ही दिन पहुंच चुके थे, जिससे वो लू के अपीयरेंस पर क्वेश्चन करती है। उसके बगल वाला लड़का अज्यूम करता है कि लू को आखिरी पल में ऐड किया गया होगा और उसका मजाक उड़ाता है कि उसने बैज नहीं पहना है। वो कमेंट करता है कि बाई सिटी ने सालों से कोई नहीं भेजा था और अब अजीब तरह से 2 भेज दिए हैं। लू का नाम देखते हुए गार्ड चेयरमैन की एक मेंशन को याद करता है और सख्त हो जाता है, आगे के मजाक को काटते हुए। येलो में लड़का फिर हंसता है, स्पेकुलेट करता है कि लू की प्रेजेंस सिर्फ चेयरमैन की पर्सनल बैकिंग की वजह से है, शायद प्राइवेट गिफ्ट्स के थ्रू और मार्शल रैंक के नहीं। गार्ड अब क्लियरली इरिटेट हो चुका था, उन पर चिल्लाता है शांत होने के लिए और लू को चिंगवान सिटी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। एंट्रेंस सेरेमनी पर लू को अपना सामान पीछे छोड़ने के लिए कहा जाता है, स्टाफ उसे हैंडल करेगा। वो मानता है और अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें जमीन पर कुछ पर पड़ती हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गेट बंद होना शुरू हो जाता है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को ऑफ गार्ड पकड़ता है और हॉल में कंफ्यूजन पैदा करता है। नए आने वालों का ग्रुप खुद को बिना एक्सप्लेनेशन के लॉक हुआ पाता है। कंफ्यूजन उनके चेहरों पर साफ लिखी हुई थी। गार्ड फिर ब्रीफली रिवील करता है कि ये एक टेस्ट है और अब उनका गोल है कॉरिडोर के डोर एग्जिट तक अकेले पहुंचना। जो सफल होंगे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और बाकी सबको घर भेज दिया जाएगा। उस वेग वार्निंग और अधूरी गुड लक की विश के साथ टेस्ट शुरू हो जाता है। बिना वार्निंग के उनके नीचे की फर्श कोलैप्स हो जाती है, सबको गिराती हुई। जबकि ज्यादातर लोग जोर से जमीन पर लगते हैं, लू सरप्राइजिंग कंट्रोल के साथ लैंड करता है। एक यंग लड़का हाउएवर अपनी चिन पर चोट लगा बैठता है और बच्चे की तरह रोने लगता है। लू जल्दी से अपना फोकस वापस लाता है। अपनी आंखें बंद करते हुए वो एनवायरनमेंट को अपनी साइकिक एबिलिटीज से स्कैन करता है, कुछ जिसके बारे में उसने सिर्फ फिक्शन में पढ़ा था, पर अब कंफर्म करता है कि रियल है। जो आगे है वो सिर्फ एक सिंपल कॉरिडोर नहीं है, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ग्रुप में टेंशन बढ़ जाती है। पार्टिसिपेंट्स में से एक टेस्ट के बोरिंग होने की शिकायत करता है, कुछ ज्यादा ग्रैंड की उम्मीद करते हुए। ब्लू में दूसरा उस पर चिल्लाता है, वॉर्न न किए जाने से फ्रस्ट्रेटेड होकर। ऑरेंज क्लैड आदमी एरोगेंस के साथ जवाब देता है, क्लेम करता है कि एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट को दूसरों पर निर्भर किए बिना अडेप्ट करना चाहिए। वो ब्लू वाले की सिटी में उसके स्टेटस का मजाक भी उड़ाता है, वॉर्न करता है कि उसे ईल न करे। एक ब्लॉन्ड लड़की बीच में आकर चीजों को शांत करने की कोशिश करती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि यहाँ पहुंचना कितना मुश्किल था और एकता की अपील करती है। दूसरा पार्टिसिपेंट एग्री करता है, अपनी सिटी की रेपुटेशन के लिए एग्जाम पास करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। फिर भी ऑरेंज हेयर्ड आदमी अचानक अपना ध्यान लू की तरफ मोड़ता है। उसमें कुछ अजीब लगता है। वो सार्काज़म से सजेस्ट करता है कि लू एक्सप्लोर करने में आगे बढ़े।
भले ही कुछ लोग इसे एक जाल मानते हैं, लू हेजिटेट नहीं करता। वो आगे कदम बढ़ाता है, आदमी को एक तरफ धक्का देता है और कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि वो लीड करे तो उन्हें उसे स्पेस देना चाहिए। ऑरेंज हेयर्ड आदमी इसे एरोगेंस मानता है, पर जल्दी ही अनईजी हो जाता है जब लू एक्सप्लेन करता है कि शिकारी अकेले चलते हैं जबकि शिकार ग्रुप्स में इकट्ठा होता है। जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाता है, छोटे पिंक स्फीयर्स छत से नीचे आते हैं, धीरे धीरे एक विशाल मैकेनिकल पपेट में असेंबल होते हुए। हर कोई फ्रीज हो जाता है। एरोगेंट वाला अब नर्वस था, डेंजर को रियलाइज करता है। ये पपेट्स रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से मैच करने के लिए पावरफुल हैं और ये वाला बिगिनर का खिलौना नहीं लगता। क्राउड पैनिक करना शुरू करता है। कुछ हैरान है कि क्या ये टेस्ट उन्हें सीधे एलिमिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लू अनफेज्ड अपनी पहली रीडिंग से याद करता है कि टॉप टियर पपेट्स एडवांस्ड मार्शल टेक्निक्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ इतने स्ट्रॉन्ग कि रैंक 4 वॉरियर्स को टक्कर दे सकते हैं। पर ऐसी मशीन्स बनाना एक्चुअल फाइटर्स ट्रेन करने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। क्लियरली ये जगह कमजोरों के लिए नहीं है। हाउएवर, ग्रुप को राहत मिलती है जब पपेट लू के मूवमेंट को सेंस करता है, ये मानते हुए कि वो अभी पिटने वाला है। इस बीच अपना बॉय हैरत से देखता है जैसे ही पपेट अचानक एक पावरफुल पंच लॉन्च करता है, पर डॉज करने के बजाय वो उसे हेड ऑन फेस करता है। स्मोक फूटता है और हवा इंपैक्ट से तेज हो जाती है। फिर भी जब धूल बैठती है, लू अब भी खड़ा है अनस्केथ्ड। उसने अटैक को एक हाथ से रोक दिया है और वो भी अपनी उंगलियों से पपेट की मेटालिक फिस्ट को कुरेदते हुए। देखने वालों पर शांति छा जाती है जब वो पपेट को एफर्टलेसली उठाता है और उसे छत में स्लैम कर देता है, ग्रुप को स्टंट छोड़ते हुए। उसकी एबिलिटीज पर शक जल्दी ही हैरत में बदल जाता है। भले ही कुछ लोग एरोगेंट वाला जैसा क्लेम करते हैं कि पपेट शुरू से ही लो ग्रेड फेक थे। वो आर्ग्यू करता है कि कोई असली ग्रेड 1 पपेट इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए थे, पर उसकी थियरी जल्दी ही छोटी पड़ जाती है। एक और ओवर कॉन्फिडेंट पार्टिसिपेंट आगे उछलता है, लू के मूव की नकल करता है, पपेट के सर पर किक मारता है और शेक ही मारता है। इससे पहले कि वो अपना डिस्प्ले पूरा कर पाए, पपेट अचानक पलटकर जवाब देता है, उसके चेहरे पर एक सॉलिड पंच मारता है और उसे दीवार में भेज देता है। अब यूएनसी ऑन फेंटेनल की तरह लटका हुआ, वो बहुत देर बाद रियलाइज करता है कि पपेट्स एक्सपेक्ट किए जाने वाले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। अपने आसपास के केओस के बाद भी लू शांत प्रिसिजन के साथ आगे बढ़ता है। वो इन मशीन्स के डिजाइन को समझता है, जानता है कि उनका कोर कहाँ है और हर एक को आसानी से डिसेबल कर देता है। रोबोट्स उसके सामने ऐसे गिरते हैं जैसे फेंक दिए गए टूल्स जो अब खतरा नहीं है, सिर्फ मलबा है। इस बीच एग्जामिनर्स उतना ही ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं। पपेट्स नए हैं और हायर लेवल कॉम्बैट के लिए बने हैं, रैंक 1 रुकीज को हैंडल करने के लिए नहीं। फिर भी यहाँ लू खड़ा है, उन्हें बिना पसीना बहाए फाड़ रहा है, हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वो इंसान भी है या नहीं। पहला ट्रायल पूरा करने के बाद लू बाहर कदम रखता है और गलती से पास खड़े एग्जामिनर को अगले राउंड का गेटकीपर मान लेता है। एग्जामिनर अभी भी जो हुआ उसे प्रोसेस कर रहा था, चुपचाप हैरान है कि उसे ट्रायल गेट्स की रक्षा करने के लिए कब रीअसाइन कर दिया गया। बिना हेजिटेशन के लू एक तेज मूव का यूज करता है, अपने क्लाउड चेजिंग स्टेप्स को पावरफुल टी फोल्ड स्टार इम्पैक्ट के साथ ब्लेंड करता है। क्लियरली एक्सपेक्ट करता है कि गेटकीपर एक असली चैलेंज देगा। कहीं और एक शांत मॉनिटरिंग रूम में एक यंग ऑफिसर अपनी आंखें सर्वेलेंस स्क्रीन पर जमाए हुए टाइप कर रही है। उसका फोकस ब्रीफ तौर पर एक खुशमिजाज आदमी से रुक जाता है जो कॉफी हाथ में लिए गुनगुनाते हुए एंटर करता है। तभी वो लेडी को नोटिस करता है और उसे चिंगशू कहकर बुलाता है। चिंगशू उसे ठंडी नजर देती है, क्लियरली अनइम्प्रेस्ड। वो उसे चिन कहती है और वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, कैजुअल टोन छोड़कर। जैसे ही वो मॉनिटर पर उसके साथ ज्वाइन करता है, जैसे ही वो डेटा रिव्यू करते हैं, चिंगशू फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है। इस साल के प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप में सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट्स हैं जो सच में स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। हर एक पहले ही मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जागृत अवेकेंड हो चुका है। ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेंथ बेस्ड गिफ्ट्स दिखाते हैं, सिर्फ 3 ही रेयर ट्रेट्स दिखाते हैं, एक स्पीड के साथ, दूसरा हाई डिफेंस के साथ और एक साइकिक पोटेंशियल के साथ। वो आखिरी वाला ध्यान खींचता है। लड़की शाओलिन सिर्फ 18 से थोड़ी ऊपर है और पहले ही साइकिक एबिलिटीज में रैंक 1 के नजदीक है। एक रेयर फीट ये देखते हुए कि उसने अपनी पावर्स 2 साल से कम में जागृत की थी। उसकी फिजिकल स्किल्स लगभग रैंक 2 है। चिंगशू चुपचाप उसे इस साल के प्रोग्राम के लिए टॉप प्रायोरिटी मार्क करती है। उसके बगल वाला आदमी इम्प्रेस्ड एसआईए की तुलना करता है कि चिंगशू कभी कैसी थी, पर वो कमेंट को हल्के में लेती है। जैसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, अचानक आदमी को एक झटका लगता है जैसे ही एक नया मॉनिटर फीड आता है। चिंगशू की आंखें भी चौड़ी हो जाती हैं। इस बीच टेस्ट में एक पावरफुल मैकेनाइज्ड पपेट दीवार में क्रैश हो जाता है। जिया की साइकिक फोर्स से हार गया, पर इससे पहले कि वो सांस ले पाए उसकी सेंसेस तेज हो जाती हैं। कुछ ऑपोजिट साइड से देख रहा है, कुछ जिसमें रैंक 3 के बराबर स्ट्रेंथ है। जिया हॉस्टिलिटी नहीं सेंस करती तो वो अज्यूम करती है कि ये एक टेस्ट सुपरवाइजर है, पर जैसे ही वो हॉल से निकलती है, वो आर्म्ड गार्ड्स को तनाव में इकट्ठा हुए नोटिस करती है, जैसे किसी डेंजरस का इंतजार कर रहे हों। क्यूरियस, वो अपनी एबिलिटीज का यूज करके दीवार के पार स्कैन करती है और स्टन्ड हो जाती है कि पपेट नहीं बल्कि 2 इंसान लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक गहरी अप्रेसिव ऑरा रेडिएट कर रहा है। जब उनकी आंखें मिलती हैं, उसका शरीर फ्रीज,
ई हो जाता है। ये सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि कोई सच में भयानक है। वो जल्दी से पीछे हट जाती है, अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज करके दरवाजा बंद कर देती है। गार्ड्स उलझे हुए लुक्स एक्सचेंज करते हैं, पर साफ है कि जिया जो उसने देखा उससे सच में डर गई है। हाउएवर गार्ड्स का तनाव कम हो जाता है जिस पर वो चिंगशू और चिन को आते हुए स्पॉट करते हैं। आदमी जल्दी से सिचुएशन असेस करता है, करंट स्टेट और इंचार्ज सुपरवाइजर के बारे में पूछता है। गार्ड्स उसे इन्फॉर्म करते हैं कि सारे एंट्रेंस कैमरास डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उन्होंने सुपरवाइजर से 3 मिनट पहले कांटेक्ट खो दिया है। अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। आदमी तुरंत पैसेज 12 में एंटर होने वाले हर किसी की लिस्ट मांगता है, पर इससे पहले कि गार्ड रिस्पॉन्ड कर पाए दीवार खुल जाती है। चिंगशू चुपचाप उसे कहती है कि अब जरूरत नहीं है। गार्ड्स के चेहरों पर पसीना आ जाता है जब वो इंस्टिंक्टिवली लड़ने के लिए रेडी होते हैं, पर दुश्मन के बजाय ये सिर्फ एक स्टूडेंट लू है जो बाहर निकल रहा है। ग्रुप पर राहत की लहर दौड़ जाती है जो पल भर में गायब हो जाती है जब वो नोटिस करते हैं कि वो बेहोश सुपरवाइजर को घसीट रहा है। रिकॉग्नाइज करते हुए कि लड़का चिंगसुआन अकेडमी से नहीं है, चिंगसू उसकी आइडेंटिटी क्वेश्चन करती है। लू सुपरवाइजर को छोड़ देता है और शांति से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो बाई सिटी से है। आदमी उसकी दिलेरी पर हंसता है, इम्प्रेस्ड। आखिर में इस लड़के ने मैकेनिकल पपेट्स को हरा दिया और यहाँ तक कि सुपरवाइजिंग इंस्ट्रक्टर को भी। लू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, क्लेम करता है कि उसने सुपरवाइजर को एक टेस्ट ओपोनेंट गलती से मान लिया था और पीछे नहीं हटा क्योंकि आदमी स्ट्रांग था। चिंगशू अपनी ऑरा रिलीज करती है, इंटेंस पर्पल एनर्जी की एक लहर जो डराने के लिए थी, पर लू अनअफेक्टेड रहता है, सिर्फ वापस घूरता है। सैटिस्फाइड लेडी अपनी आंखें बंद करती है और उसे एकेडमी में एक्सेप्ट कर लेती है। पास के स्टाफ मेंबर को उसे डॉर्म्स तक गाइड करने के लिए कहती है। फेम बॉय अभी भी लू को क्लोजली देखता हुआ इस बेवकूफी पर रिमार्क करता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक लड़के का की स्कोर सिर्फ 15 है और कॉम्बैट पावर 15,000। फिर भी उसने रैंक 2 पपेट्स को खिलौने जैसा बना दिया। चिंगशू चुपचाप एडमिट करती है कि उसकी साइकिक स्कैन ने कुछ अनयूजुअल नहीं दिखाया और लू जरा सा भी नहीं हिला। उसके पास अब कोई प्लान नहीं है कि उसके जैसे किसी को कैसे हैंडल किया जाए, पर वो श्योर है कि रिकॉर्डेड स्टैट्स आउटडेटेड हैं। उसे SIA की तरह प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। इस साल का सिलेक्शन एक्सपेक्ट किए जाने वाले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस बीच लू चिंगशू की पावर पर रिफ्लेक्ट करता है, रियलाइज करता है कि वो उसकी से बहुत स्ट्रॉन्गर है। उसने पहले अपनी सारी एनर्जी वापस खींच ली थी और हैरान है कि क्या उसने कुछ नोटिस किया। जल्दी ही एक स्टाफ मेंबर उसे कहता है कि खाना खाने का टाइम हो गया है। ग्रेटफुल और भूखा, लू पोलाइट से पूछता है कि क्या वो जितना चाहे उतना खा सकता है। हाँ मिलने पर वो मील पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे उसने कई दिनों से खाया नहीं है। मैसिव सर्विंग्स ऑर्डर करता है और सब कुछ खा जाता है, जबकि पास खड़ा कोई डिसबिलीफ में देखता है। लू के लिए खाना एक्सीलेंट है और वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक लड़की लू के पास आकर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि वो यांग युआन है, उसकी बहन की सीनियर और बाई सिटी से दूसरी पार्टिसिपेंट। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और मेंशन करती है कि वो मार्शल आर्टिस्ट इवैल्यूएशन के दौरान ब्रीफ तौर पर मिले थे। जवाब का इंतजार किए बिना वो बैठने के लिए पूछती है, पर लू पूरी तरह अपने खाने पर फोकस्ड कमेंट करता है कि खाना अनलिमिटेड है और कोई भी अपना ले सकता है। यांग थोड़ी नाराज होकर अपने आप से कहती है कि वो उसका खाना चुराने नहीं आई थी। फिर भी वो अपनी इरिटेशन स्माइल के पीछे छुपाती है और एक उलझन में डालने वाला डिटेल उठाती है। चेयरपर्सन से लू ने जो सुना उसके बाद भी बाई सिटी हर साल रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहा है। प्रॉब्लम वो एक्सप्लेन करती है ये है कि उनमें से कोई भी एंट्रेंस असेसमेंट में सफल नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि जिन कुछ ने किया भी उन्हें जल्दी ही एलिमिनेट कर दिया गया क्योंकि वो इनफ पॉइंट्स नहीं कमा पाए, जिससे उनके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए और उनके एक्सपीरियंसेस मेंशन करने लायक नहीं रहे। क्यूरियस लू पूछता है कि पॉइंट से उसका मतलब क्या है। यांग एक्सप्लेन करती है कि पॉइंट्स ट्रेनिंग कैंप की इंटरनल करेंसी हैं। ट्रेनिंग इक्विपमेंट और इंस्ट्रक्टर्स से कंसल्टेशन से लेकर सप्लीमेंट्स और यहाँ तक कि हाउसिंग तक सब कुछ पॉइंट्स मांगता है। यहाँ तक कि स्पेशल मॉन्स्टर मीट जिसका वो मजा ले रहा है वो भी उनके लिए रिजर्व है जो पॉइंट्स के थ्रू उसे अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वो मेंशन करती है कि फिलहाल पूरे कैंप में सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स ने ही कोई पॉइंट्स कमाए हैं। लू अभी भी चबा रहा था, अपनी आईब्राउ उठाता है। वो उन्हें लिस्ट करती है। पहला शाओ यांग, यांगलन सिटी से एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास स्टोन स्किन एबिलिटी है। फिर मोंग जिन डोंगगैंग सिटी से अपनी स्पीड बेस्ड स्किल्स के लिए जाना जाता है। तीसरा मेंशन करने से पहले वो नजर हटाती है। आखिरी वाला वो कहती है ट्रेडिशनल मायने में मार्शल आर्टिस्ट नहीं है बल्कि एक रेयर टाइप जिसे मेंटलिस्ट कहा जाता है। उसका नाम जिया है और माना जाता है कि वो इस साल के बैच में सबसे पावरफुल साइकिक है। उसी पल जिया जो पास ही बैठी थी कुछ सेंस करती है और उनकी तरफ मुड़ती है। जिस पल वो लू को देखती है उसका पूरा शरीर शॉक में चला जाता है। वो जल्दी से अपनी साइकिक एनर्जी का यूज करके अपना खाना स्टेडी करती है और चुपके से चली जाती है। नोटिस होने से बचने की कोशिश करती है, पर लू कैजुअली उसकी रिएक्शन ऑब्जर्व करता है। हैरान है कि क्या उसकी एबिलिटी ऐसे ही वर्क करती एस्ट्रिस्क है। यांग नजर कैच करते हुए पूछती है कि क्या वो जया को जानता है। लू जवाब देता है कि वो उसके एंट्रेंस टेस्ट के बाद ब्रीफ तौर पर मिले थे और क्वेश्चन करता है कि क्या सिर्फ 3 ही सच में पास हुए। तभी यांग को चौथे कंटेंडर के बारे में अफवाह याद आती है।
वो पॉइंट आउट करती है कि इस इंडिविजुअल ने रिपोर्टेडली सारे रैंक 2 मैकेनिकल पपेट्स अकेले ही खत्म कर दिए थे, कुछ जिसके पूरे कैंप में काफी असर पड़ा था। वो कैजुअली मेंशन करना कंटिन्यू करती है कि अफवाहों में चौथा कैंडिडेट सपोजिडली एक पागल था, कोई जिसने सिर्फ पपेट्स को हराया नहीं बल्कि सुपरवाइजिंग इंस्ट्रक्टर को भी इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। लू अपने पानी पर लगभग फंसते हुए गिर जाता है जब वो रियलाइज करता है कि वो किसका जिक्र कर रही है, जबकि यांग हंसती है, कहती है कि उसने कभी विश्वास नहीं किया कि ऐसा आदमी एग्जिस्ट करता है। इस बीच अपना बॉय कैंप इंस्ट्रक्टर्स और स्टाफ के इनक्रेडिबली स्ट्रांग होने के बारे में सोच रहा है, उस पावरफुल फिगर से भी आगे जिसको मॉन्स्टर कहा जाता था और जिसने एक वक्त में बाई सिटी को हिला दिया था। सपोर्टिव होने की कोशिश करते हुए वो लू को एक रुमाल ऑफर करती है, उसे एक काइंड स्माइल के साथ इनकरेज करती है और कहती है कि अगर वो अपनी ट्रेनिंग में एफर्ट डालता है तो वो भी उतना ही स्ट्रांग बन सकता है। जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करता है, स्टाफ मेंबर्स में से एक अचानक उसका नाम पुकारता है, जिससे वो चौंक जाती है। स्टाफ उसे इतनी जोर से इन्फॉर्म करता है कि पास के पार्टिसिपेंट्स भी सुन लेते हैं कि लू ने एंट्रेंस टेस्ट के दौरान सीरियस डैमेज कॉज किया है। 18 मैकेनिकल पपेट्स डिस्ट्रॉय हो गए और सुपरवाइजिंग ऑफिसर अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश है। वो उसे फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए ले जाने आए हैं। पूरा कैफेटेरिया यांग समेत शांत हो जाता है। इस बीच लू हमेशा की तरह शांत उठता है और जाने के लिए अग्री करता है, पर इससे पहले कि वो जाए पोलाइट से पूछता है कि क्या वो कुछ खाना साथ ले जा सकता है। वो अभी भी भूखा है। गार्ड गुस्से को रोककर परमिशन दे देता है। लू थैंक्स कहता है और अलविदा बोलता है। एक रूम को स्टन साइलेंस और खुली आंखों से भरा छोड़ जाता है, यहां तक कि यांग जो अभी उसे रीअश्योर कर रही थी स्पीचलेस रह जाती है। कमांड सेंटर के अंदर लू चिंगशू का सामना करने पहुंचता है। जैसे ही वो शांत से डैमेज की हद एक्सटेंट एक्सप्लेन करती है, आधे साल का बजट कुछ ही मिनट्स में गायब। हर मैकेनिकल पपेट की कॉस्ट टेंस ऑफ मिलियंस थी और उनमें से किसी को सैल्वेज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऑफिशियल्स एग्री करते हैं कि लू को दोष नहीं दिया जा सकता। वो सिर्फ असेसमेंट सिनेरियो के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा था। तभी फेम 3 औरों के साथ एंटर करता है, अनाउंस करता है कि सारे सफल एग्जामिनीज अब इकट्ठा हो गए हैं। आंखें रूम स्कैन करती हैं और जाओ साफ साफ कांप रहा था। चिंगशू ग्रुप को पास होने के लिए तारीफ करती है और ट्रेनिंग कैंप के इंटरनल रैंकिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देती है। पॉइंट्स रिसोर्सेज तक एक्सेस डिफाइन करते हैं और सर्टेन थ्रेशहोल्ड्स तक पहुंचने पर स्पेशलाइज्ड कार्ड से रिवॉर्ड किया जाएगा। वो टॉप परफॉर्मर्स को गोल्डन कार्ड्स प्रेजेंट करती है। जाओ उसे वही एलीट रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज करता है जिसके बारे में उसके मेंटोर ने एक बार उसे बताया था और अपने कार्ड पर 100 पॉइंट्स देखकर खुश होता है। जिन भी अपने लीड से सेटिस्फाइड महसूस करती है। जिया कैलकुलेट करती है कि उसके 100 पॉइंट्स एडवांस साइकिक इंस्ट्रक्शन की रिक्वेस्ट करने के लिए काफी होंगे, पर उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है जब वो लू का कार्ड नोटिस करती है। वो गोल्ड नहीं सफेद है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज लुक्स एक्सचेंज करते हैं, यहां तक कि लू सिस्टम से अपरिचित था, अनश्योर था कि इसका मतलब क्या है। लू अपना कार्ड पलटता है और रिसोर्सेज की लिस्ट स्कैन करता है। ट्रेनिंग कैंप में सब कुछ, मील से लेकर इंस्ट्रक्टर सेशंस तक, पॉइंट्स में प्राइस है। मॉन्स्टर मीट 5 पॉइंट्स पर सर्विंग का है। ट्रेनिंग रूम एक्सेस 10 पॉइंट्स 1 घंटे का है। रेगुलर इंस्ट्रक्टर सेशंस 30 की कॉस्ट करते हैं और टॉप इंस्ट्रक्टर से एलीट गाइडेंस पूरे 100 की जरूरत होती है। पर लू के लिए मीट ही वो सब है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। फेम लगभग डिसबिलीफ में गिर जाता है। लू की तरफ उंगली करते हुए वो रिवील करता है कि कार्ड में असल में 1000 पॉइंट्स हैं। वो ऐड करता है कि अगर चीफ इंस्ट्रक्टर ने बीच में आकर हायर अप्स को शांत नहीं किया होता तो लू अपने डिस्ट्रक्शन की वजह से कर्ज डेट के नीचे दबा होता। दूसरे कैंडिडेट्स शॉक में फ्रीज हो जाते हैं, जो अभी सुना उसे प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए। जाओ गुस्सा हो जाता है। वो हमेशा बिलीव करता था कि ये कैंप टैलेंट पर चलता है, न कि फेवरेटिज्म पर, और अब उसे शक हो रहा है। जिन चुप रहती है, पर हैरान है कि अपने बॉय के पास किस तरह की बैकिंग है। जिया हाउएवर कांपती है और आखिर में उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने सच में समझा कि लू ने असेसमेंट के दौरान क्या किया। पर जाओ एजिटेटेड पीछे नहीं हटता। लू पर स्टाफ को मैनिपुलेट करने और झूठ फैलाने का अक्यूज करता है, यहां तक कि क्लेम करता है कि उसके जैसे किसी के लिए रैंक 3 इंस्ट्रक्टर्स को हराना इम्पॉसिबल है। वो रैंट करता है कि सिर्फ रैंक 4 ही ये कर सकता है और अपना बॉय तो ऐसा नहीं लगता जिसका वाइटैलिटी प्रॉपर्ली डेवलप हुआ हो। बढ़ती हुई टेंशन के साथ जाओ सबूत मांगता है और लड़के को अपनी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चैलेंज करता है। फेम डी एस्केलेट करने की कोशिश करता है, पर चिंगशू शांति से सिग्नल करती है कि इसे होने दे। लू एक सांस छोड़ता है और कंफर्म करता है कि क्या जाओ सच में ये चाहता है। बड़ा आदमी पहले ही एरोगेंस से भरा हुआ लड़ाई एक्सेप्ट करता है। अपनी इन्विंसिबल स्टोन स्किन एबिलिटी के बारे में शेखी मारने से पहले लू एक उंगली उठाता है और स्टार इम्पैक्ट से पावर्ड एक टेक्निक का यूज करके हल्के से उसकी पेशानी फोरहेड फ्लिक करता है। अगली पल जाओ पूरे रूम में उड़ता हुआ जाता है, एक दीवार से इतनी जोर से टकराता है कि एक डेंट छोड़ देता है। लू कैजुअली तबाही को देखता है और हैरान है कि क्या उसे डैमेज के लिए चार्ज किया जाएगा। आखिर में जाओ ने ही ये मांगा था। हर कोई स्पीचलेस है। चिंगशू और जिया जाओ की सिकुड़ी हुई बॉडी को हैरानी में घूरते हैं। इस बीच फेम चुपचाप हैरत में गुनगुनाता है। लू अनफेज्ड सिंपली पूछता है कि क्या वो जाने के लिए आजाद है। चिंगशू उसे रोकती है और उसकी ट्रेनिंग प्लान्स के बारे में पूछती है। वो सजेस्ट करती है कि उसके पास जितने पॉइंट्स हैं वो उसे उसकी पर्सनल गाइडेंस ले सकता है।
लू पोलाइट से डिक्लाइन करता है, कहता है कि उसकी दूसरी प्रायोरिटीज हैं। हर कोई दूसरे कैंडिडेट्स और यहाँ तक कि सीनियर ऑफिसर्स भी हैरान लगते हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर के साथ वन-ऑन-वन ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? लू आधे रास्ते मुड़ता है, पीछे पलटता है और कहता है कि वो सोने जा रहा है। रूम एक पल के लिए शांत हो जाता है, इससे पहले कि फेम बॉय हंसी में फूट पड़े, इस बेवकूफी से पूरी तरह बेपरवाह। जैसे ही गार्ड्स काओ की बेहोश बॉडी के साथ स्ट्रेचर को अंदर लाते हैं, चिंगशू और फेम बॉय लू को शांति से अपने डॉम में जाते हुए देखते हैं। तब उन्हें हिट किया। लू ने जो कहा था वो सच में कह रहा था। वो सोने जाने के बारे में मजाक नहीं कर रहा था। चिंगशू अभी भी उलझी हुई थी, उसकी चॉइस की अजीब होने पर रिफ्लेक्ट करती है। डॉम्स में कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है जो हासिल किए जा सकते हैं। फिर भी लू वहां जाता है जैसे यही वो है जिसकी उसे जरूरत है। लड़के के लिए ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। इतने कॉन्फिडेंस और डिटैचमेंट वाले किसी से मिलना रेयर है, पर चिंगशू इसे अलग तरह से देखती है। वो उसे कहती है कि वो पूरी तरह नहीं समझता कि लू किस तरह का व्यक्ति हो सकता है। वो उसकी तुलना एक हाई ग्रेड वेटस्टोन से करती है, एक ऐसी जो दूसरों को सिर्फ अपने बीच में मौजूद रहने से तेज करती है। आदमी जोर से सोचता है कि क्या वो ये इंप्लाई कर रही है कि लू बाकी सबसे ज्यादा शार्प है, पर चिंगशू उनके पास्ट के एक नाम डिंगपिंग को उतारती है। डिंगपिंग का जिक्र आदमी की छाती में कुछ भारी हलचल पैदा करता है। उसे याद आता है कि उस आदमी ने एक बार ट्रेनिंग कैंप पर कैसे हावी हो गया था, कच्ची शक्ति के साथ सबसे ऊपर उठकर और उन सबको पीछे छोड़कर। चिंगशू अग्री करती है कि फिजिकल टाइप टैलेंट्स बहुत बड़ा हेड स्टार्ट देते हैं। वे अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉम्बैट पावर जल्दी हासिल करते हैं और स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को हराने की क्षमता रखते हैं। पर वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि शुद्ध शक्ति ही सब कुछ नहीं है। कॉम्बैट के लिए अवेयरनेस, स्किल, टैक्टिक्स और अडेप्टेबिलिटी चाहिए। उन एरियाज में ग्रोथ के बिना शक्ति अकेले ही एक डेड एंड बन जाती है। उसे डर है कि लू का भविष्य भी यही हो सकता है। इस बीच लू के ड्रीम के अंदर एक लड़ाई चल रही है। वो एक ज़ॉम्बी के साथ कॉम्बैट में फंसा हुआ है, जो आमतौर पर ज्यादा हराना मुश्किल साबित होता है। जब क्रीचर एक विनाशक स्ट्राइक करता है, लू उसे डिफ्लेक्ट करता है, पैर पर एक तीखा ब्लो से काउंटर करता है, फिर एक पावरफुल एनर्जी स्ट्राइक उसके शरीर में चैनल करता है। जैसे ही वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसे कुछ परेशान करने वाला रियलाइज होता है। ज़ॉम्बी कभी रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, वही लेवल जिसका मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन शियाओ था। ये स्ट्रगल एक्सप्लेन करता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी सारी साइकिक एनर्जी अटैक से बचाव करने में नहीं लगाई होती तो वो हार सकता था। वो अब देखता है कि असली शक्ति सिर्फ कच्ची पावर से नहीं आती। ये एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, बैटल सेंस और टेक्निक्स की मास्टरी से आती है। भले ही वो अपने से पहले कई लोगों की मेमोरीज से सीख सकता है, बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट्स के सारे एंगल्स कवर कर सकता है। वो ये भी जानता है कि उसकी साइकिक पावर अभी भी बेसिक है। ड्रीम ज़ॉम्बीज से आगे किसी भी चीज से बचाव करने के लिए मुश्किल से काफी है। अपने ड्रीमस्केप में शांति से बैठे हुए लू रिफ्लेक्ट करता है कि उसे अभी और कितनी दूर जाना है। अभी वो एक सच्चे रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट के सामने खड़ा होने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है, पर वो बिलीव करता है कि उसका मार्शल पाथ सिर्फ शक्ति तक लिमिटेड नहीं रहेगा। वो कुछ ज्यादा कंप्लीट बना रहा है। स्टेप बाय स्टेप लू एक गहरी मेडिटेटिव स्टेट में एंटर करता है। अपनी साइकिक एनर्जी ट्रेन करने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन से खुद को अलग करता है। वो अंदर की तरफ डाइव करता है, अपने दिमाग को रिफाइन करने पे पूरी तरह फोकस करता है। एक चमकदार रोशनी उसके आसपास फॉर्म होती है और वो अपनी कॉन्शियसनेस के कोर में खींचा जाता है। वहां उसका फिजिकल बॉडी और साइकिक सेल्फ कन्वर्ज होते हैं, एक पावरफुल सर्ज ट्रिगर करते हैं जिसके प्रेशर से पास का कांच उसकी ऑरा के नीचे कांपने लगता है। दर्द इंटेंस है, पर कुछ ही पलों में मेहनत रंग लाती है। वो सफलता से अगले लेवल तक एडवांस हो जाता है। बिना देरी के वो अपनी घड़ी टैप करता है। एआई को बुलाने के लिए उसे अपनी अपडेटेड बायोग्राफी लाने का इंस्ट्रक्ट करता है। स्क्रीन पर डेटा अपीयर होता है। लू संतुष्टि महसूस करता है जब उसे पता चलता है कि वो अब रैंक 7 मार्शल मास्टर है। प्राचीन दुनिया में ऐसी शक्ति एक सामंती प्रभु फ्यूडल लॉर्ड को टक्कर देती, और उसकी करंट एरा में भी ये हाई स्टेटस का टाइटल है। इस एडवांसमेंट के साथ वो हैरान होने लगता है कि क्या सिस्टम में उसकी परमिशंस और एक्सेस लेवल्स भी बढ़ गई हैं। क्यूरियस, वो एआई से हायर लेवल टेक्निक सर्च करने के लिए कहता है, खासकर वे जो साइकिक एनर्जी, स्टार बॉडी रिफाइनिंग आर्ट, नेचुरल ब्रीदिंग और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन से बंधी हैं। जैसे ही स्क्रीन्स रिजल्ट से रोशन होते हैं, एक टेक्निक उसकी आंखों को खींचती है, डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द किंग ऑफ हेल। वो उसे एक्सेस करने के लिए हाथ बढ़ाता है और स्टन्ड हो जाता है। स्टैंडर्ड कॉम्बैट टेक्निक्स के विपरीत ये खास करके साइकिक यूजर्स के लिए टेलर की गई है। ये सिर्फ बैटल स्ट्रेटजीज ही नहीं, बल्कि साइकिक कल्टिवेशन का पूरा नया अप्रोच डिटेल करती है। इस टेक्निक का कोर आइडिया रेवोल्यूशनरी है। ये यूजर को साइकिक एनर्जी का यूज करके एक दूसरा सेल्फ फॉर्म करने की इजाजत देता है। एक क्लोन जो इतना प्रिसाइज है कि वो मसल्स, सेल्स और जीन्स तक रेप्लिकेट करता है। उद्देश्य एब्सोल्यूट है, हर कमजोरी को दूर करना, शरीर को हर एंगल से मजबूत करके। पहला स्टेज इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करता है, सीधे वाइटैलिटी को बढ़ाता है, और वाइटैलिटी बिल्कुल वही है जिसकी लू को फिलहाल कमी है। जबकि उसकी कॉम्बैट पावर बढ़ती रहती है, उसकी स्टैग्नेंट वाइटैलिटी ने उसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक रखा है। इसे पार करने से उसकी ग्रोथ का अगला फेज अनलॉक हो जाएगा। वो चुपचाप एडमिट करता है कि 10,000 सालों में जमा किए गए मार्शल नॉलेज की गहराई को बहुत कम आका था। उसके अपने टाइम में ऐसी आर्ट इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल होता।
टेक्निक के क्रिएटर का नाम दुआन यिजिंग। देखते ही वो तुरंत टैलेंट रिकॉग्नाइज करता है, कोई ऐसा जो ऑर्डिनरी रैंक 11 पावर हाउसेस से कहीं आगे था। फिर भी ऐसे ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स के बाद भी मानवता अभी भी अपने कोलैप्स से बच नहीं पाई। लू हाउएवर उस नुकसान पर ध्यान देना मना करता है, उसके लिए हर पल गिना है। वो निरंतर ट्रेन करता है, इस विश्वास से फ्यूल्ड कि शक्ति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अपनी ट्रेनिंग के 1 महीने बाद जिया साइकिक चेंबर में खड़ी है, आंखें बंद किए हुए अपने आसपास को बढ़ते हुए कंट्रोल से सेंस कर रही है। जैसे ही मल्टीपल येलो प्रोजेक्टाइल्स उसकी तरफ दौड़ते हैं, एक चमकदार पर्पल ऑरा उसे फूटती है। वो स्टार शेप्ड कोन्स जिनको वो कमांड करती है, हर टारगेट को टेढ़ा करते हुए फाड़ देती हैं। एक बार जब टास्क कंप्लीट हो जाता है, वो कोन्स को अपनी तरफ वापस खींच लेती है। दरवाजा खुलता है और चिंगसू अपनी बाहें मोड़े हुए एंटर करती है, क्लियरली इंप्रेस्ड। उसकी 3 स्टार कोन्स को एफर्टलेसली मैनेज करने की एबिलिटी रैपिड प्रोग्रेस का एक साइन है। भले ही चिंगसू खुद को याद दिलाती है कि असली मास्टरी तब शुरू होती है जब 6 को बिना तनाव के कंट्रोल किया जा सके। वो एक रैंक 1 मेंटलिस्ट का थ्रेशोल्ड है। जिया शांत ग्रेटिट्यूड में अपना सर झुकाती है, अवेयर है कि चिंगसू की पर्सनल इंस्ट्रक्शन बहुत अनमोल रही है। चिंगसू इसे हल्के में लेती है, जिया के नेचुरल टैलेंट को क्रेडिट देती है, पर उसकी तेज आंखें एक परेशान करने वाली चीज पकड़ती हैं, उसकी मेंटल फोर्टिट्यूड में एक इंस्टेबिलिटी। कहती है कि वो पूछती है कि क्या उसे पास्ट में किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा हुआ था। जिया शॉक डी होकर एडमिट करती है कि अनुलझी मेंटल ट्रॉमा है और हैरान है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। हाउएवर चिंगसू का जवाब ये है कि असली ठीक होना तभी आता है जब ट्रॉमा के सोर्स का सामना किया जाता है और या तो हरा दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। ये सजेशन जिया को विजिबली हिला देता है। उसकी शक को सेंस करते हुए चिंगसू उसे रीअश्योर करने की कोशिश करती है, पॉइंट आउट करती है कि उसकी करंट ग्रोथ जल्दी ही उनके बीच का गैप भर सकती है। वो उम्मीद का बीज उसके दिमाग में लटका रहता है, खासकर ये देखते हुए कि लू अपने डॉम में पूरा दिन सोता रहता है। हॉलवे के बाहर फेम दीवार के सामने झुका हुआ है, जिया की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। चिंगसू एडमिट करती है कि लड़की गिफ्टेड है, पर शायद बहुत नरम है। आदमी उसे याद दिलाता है कि हर कोई उसका स्वभाव शेयर नहीं करता और मजाक भी करता है कि वो उस स्टूडेंट से बेहतर पर्सनैलिटी रख सकती है जिसे वो ट्रेन करता है। दोनों इंस्ट्रक्टर्स जानते हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और कैंप के फाइनल असेसमेंट से पहले सिर्फ 2 महीने बाकी है। जब लू के बारे में पूछा जाता है, आदमी कंफर्म करता है कि वो अपना रूटीन बिल्कुल कुछ न करने का जारी रखता है, बस दिन भर सोता रहता है। स्टाफ अक्सर उसे उसी पोजीशन में पाते हैं हर बार जब वो उसका खाना डिलीवर करते हैं। वो हंसता है, चिंगसू की पास्ट वर्ड्स को याद करते हुए, जो उसने स्टूडेंट से कही थी कि अगर वो अपना टाइम वेस्ट करना चुने तो कोई उन्हें नहीं रोकेगा। ये याद करके चिंगसू को पहले ही उस स्टेटमेंट पर अफसोस हो रहा है। आदमी जोर से सोचता है कि क्या लू अभी भी दूसरों को तेज करने के लिए वेटस्टोन के रूप में यूज होने के लिए है, पर उसने पहले ही वो आइडिया डिसमिस कर दिया है। उसकी आंखों में लू अब स्टेपिंग स्टोन होने के लायक भी नहीं है। वो मुड़ती है और चली जाती है। फेम को इंस्ट्रक्ट करती है कि जिन प्रॉपर्ली ट्रेन करे, वरना अगला क्लोज्ड कैंप असेसमेंट के दौरान जिया उसे सीरियसली इंजर कर सकती है। आदमी अनइम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ रिएक्ट करता है, क्लेम करता है कि न तो वो और न ही उसका स्टूडेंट उसे डरते हैं। इस बीच जिम में यांग फर्श साफ करते हुए सांस ले रही है। तभी एक खुशमिजाज लड़की उसकी हेल्प करने वापस आती है और वो चुपचाप उसकी तारीफ करती है। लड़की कैजुअली मेंशन करती है कि यांग ने भी एक बार उसकी हेल्प की थी, थैंक्स की जरूरत को हल्के में लेती है। फिर वो आह भरती है, उन लोगों से जलन करती है जिन्होंने परफेक्ट सो स्कोर किया था, 2 महीने के खर्च के लिए काफी पॉइंट्स। यांग शांत रेजिग्नेशन के साथ जवाब देती है, पॉइंट आउट करती है कि उनके जैसे लोगों को अपना खाना राशन करना पड़ता है और हर क्रेडिट खींचना पड़ता है, इसलिए कोई असली कंपैरिजन नहीं है। क्यूरियस लड़की लू का जिक्र करती है, कहती है कि यांग अक्सर उसके पास देखी जाती है। हल्के फिक्र के साथ यांग सिंपली कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। लड़की रिकॉल करती है कि लू ने एक बार सबको अपनी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस से स्टन कर दिया था, फिर अगले ही दिन स्पॉटलाइट से गायब हो गया। अपेरेंटली वो अपने डॉम में बंद है और वो स्पेक्यूलेट करती है कि शायद वो मिस्ट्री का माहौल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब जब दूसरे उसे कैचअप कर रहे हैं, शायद वो डर भी रहा हो, पर यांग अग्री नहीं करती। वो जानती है कि लू कोई ऐसा नहीं है जो प्रेशर से भागे। शांत तरीके से डिटर्मिन्ड वो लड़की को पीछे छोड़ देती है, कहती है कि वो खुद चीजें पूरी कर लेगी। उसकी अचानक डिटर्मिनेशन से कंफ्यूज्ड लड़की बाहर के शोर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। क्राउड बज कर रहा है क्योंकि जाओ क्वाड्रुपल ग्रेविटेशनल ट्रेनिंग अटेम्प्ट करने वाला है। खबर यांग को फ्रीज कर देती है। याद आता है कि डबल ग्रेविटी ने भी उसे 20 मिनट से कम में लगभग हरा दिया था। क्वाड्रुपल इनह्यूमन लगता है। लड़की उसका हाथ पकड़ती है, उसे देखने आने के लिए अर्ज करती है। जैसे ही वे चलती हैं, उसकी सोच भटक जाती है। लू इस पल क्या कर रहा होगा, उन्हें बिना दिखे। जाओ एक ग्रेविटी चेंबर के अंदर एकांत लड़ाई में फंसा हुआ है, ट्रिपल फोर्स ट्रेनिंग सह रहा है। वो खुद को अपनी पुरानी लिमिट से आगे धकेलता है, 4 मिनट से ज्यादा टाइम तक अंदर रहता है, अपना पर्सनल रिकॉर्ड आधे मिनट से ज्यादा तोड़ता है। वो आखिर में कांपते हुए हाथ से इमरजेंसी स्टॉप स्लैम करता है। बाहर देखने वाले उसी फीट अचीव करने के लिए उसकी तारीफ करते हैं। वो उनकी प्रशंसा का मजा लेता है, पर चुपचाप सोचता है कि वो कितना ओवर हाइप कर रहे हैं। वो हैरान है कि वे कैसे रिएक्ट करेंगे अगर वो कभी क्वाड्रुपल ग्रेविटी में कदम रखे।
पास में एक और ट्रेनी चुपचाप नोट करता है कि जाओ शायद जल्द ही कैंप में अनुपम अनमैच्ड हो जाएगा एक बार जब वो रैंक 3 हिट करेगा। पर जब लू के बारे में पूछा जाता है वो श्रग करता है, कहता है कि लू अभी भी वही है, हमेशा खाना डिलीवर होने पर अपने रूम में सोता हुआ मिलता है। वो मजाक भी करता है कि लू किसी वेट ड्रीम में खो गया होगा। जाओ रिकॉल करता है कि वो एक बार लू के सामने कोई चांस नहीं था, पर बिलीव करता है कि समय ने चीजें बदल दी हैं। वो खुद से सोचता है कि एक धीमा कछुआ भी एक सोते हुए खरगोश को कैचअप कर लेगा, और लू उसकी आंखों में 1 महीने से ज्यादा से सो रहा है। कॉन्फिडेंस के एक हिंट के साथ वो स्माइल करता है, ये मानते हुए कि उनके बीच का गैप अब बंद हो चुका है। पर इससे पहले कि वो पूरी तरह इस सोच में खुश हो, लू अचानक अपीयर होता है और सीधे ग्रेविटेशनल ट्रेनिंग रूम की तरफ चलता है, जाओ को स्टन छोड़ते हुए। अंदर लू जाओ की प्रेजेंस से ज्यादा ट्रेनिंग सिस्टम में इंट्रीग्ड लगता है। वो शांति से लेवल 2 पर 3 घंटे के लिए टाइमर सेट करता है और सेशन शुरू करता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो पीछे पलटकर जोर से पूछता है कि क्या सच में 1 महीने से ज्यादा हो गया है। ऐड करता है कि ये देखने का अच्छा मौका हो सकता है कि वो कितनी दूर आ गया है। जाओ इरिटेट महसूस करता है, इंटरनली उसका मजाक उड़ाता है, सोचता है कि वो सिर्फ सोता रहा है और प्रोग्रेस की उम्मीद नहीं कर सकता। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है, जाओ दूसरों से कमेंट करता है कि बिना वार्म अप्स के सीधे ग्रेविटेशनल ट्रेनिंग में कूदना सीरियस नुकसान कर सकता है, शायद इंटरनल इंजरी भी। बाहर से देखते हुए वो डिसाइड नहीं कर पाता कि लू अनजान है या सिर्फ एरोगेंट। फिर भी उसे विश्वास था कि वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, पर जैसे ही प्रेशर एक्टिवेट होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लू नहीं हिलता, जबकि हर कोई स्ट्रगल के एक साइन का इंतजार कर रहा था। वो शांति से मूव करता है, उसका शरीर सरप्राइजिंग आसानी से अडेप्ट कर रहा है। देखने वाले कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कुछ और अच्छे से देखने के लिए आगे दौड़ते हैं। लू फिर रुकता है और अपने हाथ को घूरता है, चुपचाप इंप्रेस्ड है कि उसका शरीर कितनी नेचुरली रिस्पॉन्ड कर रहा है। बाहर जियाओ हैरान है कि क्या लू आखिर में अपनी लिमिट हिट कर रहा है, पर रुकने के बजाय लू ग्रेविटी को नॉर्मल लेवल से 4 गुना ज्यादा कर देता है। रूम में एक जोर से बीप की आवाज गूंजती है, देखने वालों को चौंकाते हुए। उनके एक्सप्रेशंस क्यूरियोसिटी से डिसबिलीफ में बदल जाते हैं, जबकि लू भी खुद को तैयार करता है और शांति से जमीन पर हाथ रखता है, जैसे कुछ और ज्यादा इंटेंस के लिए तैयार हो रहा हो। उसे नीचे जाते हुए देखकर जाओ और उसका कंपेनियन ब्रीफ तौर पर एक्साइटेड होते हैं, जब तक शॉक उन्हें हिट नहीं करता, जब वे रियलाइज करते हैं कि वो अभी भी होल्ड कर रहा है। पास में जिया एक लंबी ट्रेनिंग सेशन के बाद हॉलवे में गुजरती है। वो एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा देखती है और रूम के आसपास चलकर शोर के बारे में क्यूरियस होती है। जैसे ही वो करीब आती है वो दूसरों की तरह शॉक्ड होती है जब अपने बॉय को 2 उंगलियों पर हैंडस्टैंड करते हुए देखती है। ये नजारा जाओ समेत हर किसी को फ्रीज कर देता है, जो हैरत में शांति से बैठा है। उसकी शान टूट रही थी जब वो अपनी जबड़ा कसकर बिंचता है और आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है। उसने बिलीव किया था कि 1 महीने से ज्यादा सोने के बाद लू पीछे रह गया होगा। इसके बजाय वो खुद को एक बार फिर पीछे पाता है, बिल्कुल उस कछुए की तरह जो सोते हुए खरगोश से कभी आगे नहीं निकल पाया। पर लू अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी अनसैटिस्फाइड वो पीछे पलटता है और ग्रेविटी बढ़ा देता है। जिस पर वो रेड बटन प्रेस करता है, बाहर पैनिक फैल जाता है क्योंकि लू ने लेवल को 5 गुना ग्रेविटी तक बढ़ा दिया है। अंदर वो स्टेडी रहता है, नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू नेचुरली सांस लेता है, जैसे प्रेशर मुश्किल से उसे छूता हो। पूरे ट्रेनिंग कैंप में खबर तेजी से फैलती है कि मॉन्स्टर स्टूडेंट जागृत हो गया है। जैसे ही हर कोई चेंबर की तरफ दौड़ता है, जाओ देखता है पसीना बहाते हुए जब लू क्रशिंग फोर्स के थ्रू आसानी से मूव करता है। लू के लिए ये लेवल अब कंफर्टेबल है। जैसे ही वो अपनी उंगलियां फ्लेक्स करता है और अपनी सांस स्टेडी करता है, वो रियलाइज करता है कि ये आखिर में स्टार बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक के मूवमेंट्स अटेम्प्ट करने के लिए काफी है। फिर भी ये भी उसे अपनी लिमिट तक नहीं धकेल रहा है। वो अपनी आंखें तंग करते हुए कंट्रोल पैनल की तरफ वापस मुड़ता है। बाहर फुसफुसाहट विस्पर्स आह में बदल जाती है जब ऑब्जर्वर्स हैरान हैं कि क्या वो हार मानकर सिस्टम बंद करने वाला है। पर इसके बजाय लू ग्रीन बटन स्लैम करता है और चेंबर 8 गुना ग्रेविटी तक जंप करता है। कहीं और कंट्रोल सेंटर में चिंग शू अपना सर हिलाती है, डिसअपॉइंटेड। 2 और स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो चुके हैं, हार्श कंडीशंस को सह न पाए। उसके बगल में फेम शांत रहता है। उसे जूस का एक ग्लास देते हुए वो रिमार्क करता है कि जो अभी हार मान रहे हैं वो कभी असली लड़ाई के भयानक चीजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अब भी कॉन्फिडेंट है कि ज्यादातर सह जाएंगे। हाउएवर, जब वो मॉनिटर पर नजर डालता है वो फ्रीज हो जाता है। अंदर जी फोर्स चेंबर में किसी ने पिछला रिकॉर्ड शैटर कर दिया है। चिंगशू अज्यूम करती है कि ये जाओ होगा जो 4th लेवल में ब्रेक करने के नजदीक था, पर आदमी उसे ठीक करता है। ये जाओ नहीं, लू है। ग्लास उसके हाथ से फिसल जाता है, टूट जाता है जब उसकी आंखें मॉनिटर पर लॉक होती हैं। लू, जिसे हर किसी ने डिस्कार्ड कर दिया था, अब 8 गुना ग्रेविटी के नीचे ट्रेन कर रहा है। आदमी पजल लू के करंट रैंक के बारे में पूछता है, पर चिंगशू नहीं जानती। जो वो जानती है वो ये है, उन्होंने आखिर में उसे ढूंढ लिया है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। चेंबर के अंदर लू पसीने से भीगा हुआ खड़ा है। 8 गुना ग्रेविटी ने उसके शरीर को लिमिट तक धकेल दिया। वो गिरने के नजदीक है, पर वो नहीं रुकता। एक गहरी सांस के साथ वो अपनी आंखें बंद करता है, एक टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए तैयार होता है जो उसने कभी यूज नहीं की है।
गहरी पर्पल एनर्जी की एक लहर लू के दिल के आसपास फॉर्म होना शुरू करती है। उसकी नसों में जंगली आग की तरह रिसती है। उसका पूरा शरीर एक हल्की पर्पल चमक छोड़ना शुरू कर देता है। डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द किंग ऑफ हेल के नाम से जानी जाने वाली मिस्टीरियस पावर का सबूत। भले ही उसने सिर्फ अपना दिल ही रिकंस्ट्रक्ट किया है, वो पहले ही अपनी वाइटैलिटी बढ़ते हुए महसूस कर सकता है, लगभग 10% बूस्ट। एक हल्की स्माइल उसके होठों पर खेलती है जब वो अपनी मुट्ठी बिंचता है। इस अचानक ट्रांसफॉर्मेशन पर चुपचाप हैरान है। वो जानता है कि अब टाइम है अपनी एबिलिटीज की असली लिमिट ढूंढने के लिए और आगे बढ़ने का। ट्रेनिंग चेंबर के बाहर देखने वाले डिसबिलीफ में देखते हैं जब लू ग्रेविटी चेंबर के पास फिर आते हैं। बहुत से स्पेकुलेट करते हैं कि क्या वो 8 गुना ग्रेविटी की लिमिट को पार कर पाएगा। जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती है, यहां तक कि जो बाहर खड़े हैं वो भी सील्ड रूम से लीक हो रहे ओवरवेलमिंग फोर्स को महसूस करते हैं। कांच पर दरारें पड़ जाती हैं और कुछ लोग घुटनों पर गिर जाते हैं, इनविजिबल प्रेशर से दम घुटता हुआ। अंदर 10 गुना ग्रेविटी के ब्रूटल फोर्स के नीचे लू का शरीर लगभग दीवार से कोलैप्स हो जाता है। हर सांस लेना एक मुश्किल है। उसकी हड्डियां ऐसे महसूस होती हैं जैसे टूट रही हों और उसके खून का बहाव रुकने की धमकी दे रहा है। ये टॉर्मेंट का एक ऐसा लेवल है जिससे किसी को भी बेहोश हो जाना चाहिए, पर यही वजह है कि वो यहाँ है। उसके दिमाग में उसे एक पुराना सवाल याद आता है, किस तरह का व्यक्ति एक डूम्ड फ्यूचर को फिर से लिख सकता है? क्या वो कोई है जिसके पास अनुपम मार्शल स्किल्स हैं, कोई जो एक्स्ट्रॉर्डनरी गिफ्ट्स के साथ पैदा हुआ है, या कोई जिसे एंडलेस रिसोर्सेज का समर्थन है? पहले उसने जवाब दिया था कोई नहीं। ये वो है जो अपनी खुद की लिमिट्स को तोड़ता है। धीरे धीरे वो खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर करता है। बिजली के झटके रूम में फ्लिकर कर रहे हैं जब वो उठता है। दूसरे अभी भी प्रेशर के नीचे घुटनों पे हैं, स्टन्ड हैं। उनमें यांग भी है जो शुरू में शक में थी, अब पहचान लेती है कि अंदर वाला सच में लू था और वो सफल हो गया था। जब वो आखिर में चेंबर से बाहर निकलता है, सबकी आंखें उस पर मुड़ जाती हैं। एक लड़की आगे कदम बढ़ाती है, शर्माते हुए उसे एक टॉवल ऑफर करती है जिसे वो शांत सर हिलाते हुए एक्सेप्ट करता है। वो अपनी फ्रेंड के साथ खुशी से हाई फाइव एक्सचेंज करती है। ब्रीफ मोमेंट से विजिबली थ्रिल थी। लू थोड़ा नाराज था कि उसने एक तेज ब्रेक थ्रू के लिए ट्रेनिंग पॉइंट्स वेस्ट किए थे। उन्हें बचाने का अफसोस करता है, पर जैसे ही ये सोच उसके दिमाग से गुजरती है, एक सिस्टम रिवॉर्ड विंडो अपीयर होता है। रिवील करता है कि 4300 पॉइंट्स का मैसिव टोटल उसे पिछला रिकॉर्ड शैटर करने के लिए दिया गया है। जैसे ही क्राउड इसे देखता है, उनका मुंह डिसबिलीफ में खुला रह जाता है। मिलाकर भी उनके पॉइंट्स उसके रिवॉर्ड से मैच नहीं कर सकते। उसके साथ लू शांति से अपनी अगली चुनौती की तरफ बढ़ता है। बहुत से लोग पीछा करते हैं, क्यूरियस हैं कि वो अब क्या करेगा। क्राउड के बीच यांग उसकी प्रेजेंस फिर सेंस करती है। ये बोल्ड है, अनटेम्ड। वो एक पावरफुल बीस्ट की तरह आगे बढ़ता है और उसके पीछे एक भीड़ चलती है जैसे शुद्ध विल पावर से खींचे जा रहे हों। एक येलो में लड़की जोर से सोचती है कि क्या लू के पास स्ट्रेंथ बेस्ड टैलेंट है। हैरान थी कि उसने एक्चुअली जाओ एक डिफेंस टाइप यूजर को पीछे छोड़ दिया। वो गेस करती है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि उसकी वाइटैलिटी रैंक 4 तक पहुंच गई है। पर जब यांग उसे फुटवर्क और मूवमेंट स्टूडियो की तरफ जाते हुए देखती है, वो पूरी तरह शॉक में है। फुटवर्क स्टूडियो में मैस्ट्री इन द फुटवर्क स्टूडियो रूम के अंदर जिन पहले ही अपना लेजर डॉजिंग सेशन फिनिश कर रहा है, वो 87% स्कोर के साथ लेवल कंप्लीट करने में सफल होता है, जो उसे एजिलिटी के मामले में ग्लोबल ट्रेनीज के 52% से ऊपर रखता है। अपनी अचीवमेंट पर गर्व करते हुए वो अपने हाथों को अपनी कमर पर रखता है और डे ड्रीम करता है कि वो कितनी दूर आ गया है। एक रेयर स्पीड टाइप टैलेंट और इंस्ट्रक्टर चिन से 1-on-1 ट्रेनिंग के साथ वो बिलीव करता है कि उसके और दूसरों के बीच का गैप अब अनब्रिजेबल है। वो इमेजिन करता है कि जो दूसरे उसे देख रहे होंगे वो इंस्पायर्ड महसूस कर रहे होंगे उसकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को विटनेस करके। पर वो गर्व का पल ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि वो नोटिस करता है कि भीड़ किसी और चीज पर फोकस्ड है, यहां तक कि दोनों मेन इंस्ट्रक्टर्स को भी खींच रही है। क्यूरियस जिन एक स्टूडेंट को अलग खींचता है पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। उसे विश्वास नहीं होता जब वो सुनता है कि ये लू है। हाँ, वो बाही सिटी का नींद में रहने वाला नोबडी जो अब ट्रेनिंग चेंबर के अंदर है। जैसे ही वो इस आइडिया पर ताना मारता है, सारे लेजर लॉन्चर्स मैक्सिमम तक पावर अप हो जाते हैं। लू जीरो हेजिटेशन के साथ डेंजर जोन में कदम रखता है। भले ही सिस्टम उसे लेजर पैटर्न्स के बारे में कोई वार्निंग नहीं देता, लू एफर्टलेसली बीम्स के थ्रू वीव करता है। कोई पसीना नहीं, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ शांत कैलकुलेटेड मूवमेंट जैसे वो ये हमेशा से करता आ रहा हो। ये देखकर जिन कांपने लगता है, क्योंकि ये इंस्टिंक्टिव डॉजिंग लगता है। लेजर्स हर डायरेक्शन से अनप्रिडिक्टेबली फायर करते हैं। फिर भी लू उनके बीच ऐसे ग्लाइड करता है जैसे ये दूसरी प्रकृति सेकंड नेचर हो। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते हुए जिन फिर उस स्टूडेंट को पकड़ता है, डिमांड करता है जानने के लिए कि क्या ये सच में लू का पहला अटेम्प्ट है। जवाब चुभता है। और सिर्फ वो नहीं, लू पहले ही जी-फोर्स ट्रेनिंग रिकॉर्ड शैटर कर चुका था इस रूम में कदम रखने से पहले। 10 गुना ग्रेविटी। तब जिन के पैर जवाब दे जाते हैं, उसका गर्व एक पल के लिए कोलैप्स हो जाता है। वो हैरान है कि क्या ये बेहतर है कि वो लू की तरह अपनी जिंदगी सोकर बिता दे और फिर भी किसी तरह टॉप पर पहुंच जाए। इस बीच चिंगशु डिसबिलीफ में देखती है। उसके अनुभव में रिपीटेड अटेम्प्ट्स भी इतनी आसानी से नहीं आते। लू के मूवमेंट्स लगभग ऐसे लगते हैं जैसे वो देख सकता है कि आगे क्या होने वाला है। ये सब देखते हुए वो हैरान होने लगती है
क्या वो हो सकता है? उसे फिर से टेस्ट करने का लालच आता है। वो फेम से रुक जाती है जो उसे वॉर्न करता है। फिर भी सवाल उसके दिमाग में लटका रहता है कि क्या सच में उसके पास साइकिक पावर्स थे जो पहली बार उसे छूट गए। चेंबर के अंदर लू शांति से फुटवर्क ट्रेनिंग का लेवल 262% पर फिनिश करता है। चुपचाप इंप्रेस्ड है कि उसके मूवमेंट्स पहले ही कितने शार्प और तेज हो चुके हैं। जैसे ही ट्रेनिंग इंटेंसिफाई होती है, बाहर की भीड़ डिसबिलीफ में देखे बिना नहीं रह पाती। दूसरों के मुकाबले में लू ने लेवल 2 को ऐसे आसानी से हैंडल किया जो अननेचुरल की हद तक था। उसका शांत एक्सप्रेशन और प्रिसाइज मूवमेंट सीजन्ड ऑब्जर्वर्स को भी परेशान कर देते हैं। इस बीच फेम उसे ध्यान से स्टडी करता है। नोट करता है कि लू का रिलैक्स्ड पोस्चर और एक्सेप्शनल बॉडी कंट्रोल कुछ ज्यादा एडवांस्ड के साइंस हैं। पास में चिंगशू अपनी बाहें मोड़े हुए क्लियरली देखना चाहती है कि वो सच में कितनी दूर जा सकता है। आदमी भी वही सोचता है। चुपचाप इस आइडिया से मनोरंजित होकर बिना वार्निंग के सिस्टम लेवल 3 ट्रेनिंग इनिशिएट करता है, फुटवर्क और मूवमेंट पर फोकस्ड। अचानक येलो स्फीयर्स के क्लस्टर्स लू की तरफ लॉन्च किए जाते हैं। जब अंधी रोशनी देखने वालों के चेहरों पर रिफ्लेक्ट होती है, हजारों रेड लेजर बीम्स पीछे से फूटती हैं जब येलो प्रोजेक्टाइल्स आगे से आते हैं। ये सिर्फ एक कदम आगे नहीं है, ये मुश्किल में एक ओवरवेलमिंग छलांग है। लू तुरंत बदलाव सेंस करता है। बीम्स को स्ट्रेटेजिकली कॉर्नर करने के लिए पोजीशन किया गया है। चलने के लिए लगभग कोई जगह नहीं छोड़ते। पहली बार के लिए वो जानता है कि यह आसान नहीं होगा। एक तेज सांस के साथ वो ऊंचा उछलता है। बाल एक सिंक्रोनाइज स्ट्राइक से बचता है जो एक वायलेंट एक्सप्लोजन में खत्म होता है। चुनौती खत्म नहीं हुई है और वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ने के लिए डिटर्मिन्ड। उस बाहर से देखते हुए फेम सस्पेक्ट करना शुरू करता है कि लू शायद पहले ही इनर डिसर्नमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका है। उसे याद आता है कि कितने कम रैंक 4 या 5 वेटरन्स ने अपने मूवमेंट को उस लेवल तक रिफाइन किया था। यहां तक कि वो भी 22 साल की उम्र तक नहीं पहुंचा था। चिंगशू शांति से एडमिट करती है कि वो सिर्फ 25 पर अचीव कर पाई थी। आदमी उसकी कंपैरिजन को हल्के में लेता है, उसे याद दिलाता है कि उसका मार्शल पाथ स्पीड पर फोकस्ड था। फिर भी तथ्य ये है कि लू सिर्फ 18 का है और पहले ही इस तरह का कंट्रोल डिस्प्ले कर रहा है। इसे इग्नोर करना मुश्किल है। अंदर लू सिर्फ 15% चैलेंज में है और उसका एक्सप्रेशन अब रिलैक्स नहीं है। साइकिक फोरसाइट अकेले अब काफी नहीं है। प्रेशर सेंस करते हुए वो अपनी टेक्निक शिफ्ट करता है। ब्रेथ ऑफ द विंड नाम की एक फॉर्म एक्टिवेट करता है। एक नरम ग्रीन ऑरा उसके आसपास घूमती है और फ्लैश हो रहे लेजर्स के नीचे वो चमक ही उसकी प्रेजेंस का एकमात्र साइन है। बलों में वो 62% कंप्लीशन तक पहुंच जाता है। बाहर देखने वाले उसे पूरी तरह खो देते हैं। सिस्टम बाद में अनाउंस करता है कि वो 81% पर है। फैनबॉय एक्सप्लेन करता है कि लू नंगी आंख से देखने के लिए बहुत तेज मूव कर रहा है। आखिर में लेवल 3 ट्रेनिंग सफलता से समाप्त होता है। इंस्ट्रक्टर ये मानते हुए कि दिन खत्म हो गया, जाने के लिए मुड़ता है। बिलीव करता है कि लू ऐसे फीट के बाद थक गया होगा, पर चिंगशू उसे रोकती है क्योंकि वो अभी भी देख रही है। सिस्टम नहीं रुकता, वो सीधे लेवल 4 में जंप करता है। आदमी स्टन्ड है कि यहां तक कि वो भी अभी लेवल 4 शुरू ही किया था। फिर भी यहां लू फिर शांति से खड़ा है। उसकी आंखें उसके सामने की स्क्रीन पर लॉक हैं। जैसे ही उसका पैर एक ब्लैक प्लेटफॉर्म को टैप करता है, अगली चुनौती शुरू हो जाती है। ब्लैक ऑब्जेक्ट्स का एक क्लस्टर तेजी से फॉर्म होता है और लेजर्स फायर करना शुरू करता है, लू को फंसाने की कोशिश करते हुए। भले ही उसकी रिएक्शन स्पीड इंप्रेसिव है, बीम्स की शेयर नंबर उन सबको डॉज करना इम्पॉसिबल बना देती है। ये रिकॉग्नाइज करते हुए वो रुक जाता है। फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे दिखाई देती है। स्पेक्टेटर्स जिन समेत शॉक में फ्रीज हो जाते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो कितने खतरे में है। तभी सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है कि उसकी लेवल 4 फुटवर्क 30% कंप्लीशन तक पहुंच गई है। दूर से देखते हुए फेम क्यूरियस हो जाता है कि लू इस हमले को कैसे मैनेज करेगा। इस बीच लेजर्स के तूफान के बीच खड़ा हुआ अपना बॉय फोकस करता है और एक गहरी पावर एक्टिवेट करता है। उसकी डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द किंग्स हेल अपनी लिमिट्स को धकेलती है। ब्रेथ ऑफ द विंड से बूस्टेड एक ग्रीन ग्लो उसके आसपास घूमती है जब एक ग्रे स्केल सर्कल फॉर्म होता है। समय धीमा हो जाता है, एक फिनोमिनन जिसे वो टेम्पोरल सेंस के नाम से याद करता है। बढ़ी हुई परसेप्शन के साथ अटैक्स लू से एक ब्लर ऑफ मूवमेंट में बच जाते हैं। बाहर से एनर्जी शिफ्ट चिंगशू द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो रियलाइज करती है कि इस तरह का साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों में होता है जो रैंक 3 तक पहुंच चुके हैं। कांच, दीवारों और फर्श पर दरारें फैलती हैं। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग उसकी आंखें तंग करती है, लू को एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं माना जाता। लू के दूसरे लेवल पर होने के बाद चिंगशू अपना स्पिरिट फॉर्म बुलाती है और उसे चेंबर में भेजती है। हर कोई शॉक्ड है ये देखकर, जबकि अपना बॉय लेजर्स डॉज करने में व्यस्त है। इसके बीच में वो अचानक उसका स्पिरिट सेंस करता है, तुरंत डॉज करता है और एक सिंगल ब्लो से काउंटर करता है। चिंगशू बैकलैश से हल्का सा डगमगाती है, पूरी तरह कन्विंस हो जाती है कि लू की साइकिक फोर्स उसकी अपनी से मैच करती है। जैसे ही वो फेडिंग स्पिरिट को देखती है, उसकी शक कंफर्म हो जाती है कि उसकी एबिलिटीज दोनों जागृत, अवेकेंड और एडवांस्ड हैं। भले ही टेम्पोरल सेंस उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, एनर्जी टोल इमेंस है। इस बीच लू थकान महसूस करता है और रियलाइज करता है कि उसकी वाइटैलिटी उसकी लिमिट के नजदीक है। वो लेवल 4 ट्रेनिंग के सिर्फ आधे रास्ते में है। फिर भी उसने अपनी 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स को थका दिया है। डॉज करने के लिए कोई शक्ति नहीं बची। वो आखिरी बीम को उसे हिट करने देता है।
सिस्टम एक बार फिर चाइम्स करता है, रिवील करता है कि ट्रेनिंग 56% कंप्लीट हो गई है और लू की मूवमेंट प्रोफिशिएंसी अब दुनिया भर के 97% मार्शल आर्टिस्ट्स को पीछे छोड़ चुकी है। देखने वाले डिसबिलीफ में घूरते हैं। अभी भी ट्रेनिंग में होने के बाद भी लू की फुटवर्क और स्पेशल कंट्रोल की मास्टरी उसे अरबों लोगों से आगे रखती है। इस बीच जिन भी पत्थर का बन जाता है डिसबिलीफ में टूट जाता है। उसने अभी रियलाइज किया था कि स्लीपी ने उसे हैरान करने वाले 45% से पीछे छोड़ दिया है। ये धक्का और भी ज्यादा चुभता है, ये जानते हुए कि लू कोई जिसे उसने एक बार कम आंका था एक स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट है। इस बीच लू एक परफॉर्मेंस स्क्रीन के सामने खड़ा है। अपनी रीसेंट सक्सेस के बाद भी वो अचीव करने से बहुत दूर महसूस करता है। अवेयर है कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 3% अभी भी उसे फुटवर्क और एजिलिटी में पीछे छोड़ देता है। बाद में चिंगशू आती है, उसे जी-फोर्स ट्रेनिंग चेंबर और फुटवर्क स्टूडियो दोनों में रिकॉर्ड शैटर करने के लिए तारीफ करती है। जब पूछा जाता है कि क्या वो कॉम्बैट या साइकिक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का प्लान करता है, लू इस पर विचार करता है, पर देखकर कि मील टाइम हो गया है वो कैजुअली कैफेटेरिया की तरफ जाने का डिसाइड करता है। फेम उसकी चॉइस पर जोर से हंसता है और चिंगशू हैरान हुए बिना नहीं रह पाती कि क्या खाना और सोना ही उसकी असली प्रायोरिटीज हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 3 घंटे गुजर जाते हैं। लू समाया जाने के बाद दिखता है। चिंगशू उसे फेम के पास ग्रीट करती है और एक्सप्लेन करती है कि उन्हें सिर्फ एक सिंपल इवैल्यूएशन करनी है। एक ब्लू वाइटैलिटी नीडल पकड़े हुए वो मेंशन करती है कि ये सारे डॉर्म रूम्स में एक स्टैंडर्ड टूल है। लू एडमिट करता है कि उसने इसे अभी यूज नहीं किया क्योंकि ये उसकी स्किन पियर्स नहीं कर पाया। ये जवाब फेम के शक को कंफर्म करता है। लू पहले ही रैंक 3 तक एडवांस हो चुका है। आखिर में उस लेवल की फिजिकल एंड्योरेंस के बिना जी-फोर्स रिकॉर्ड्स तोड़ना इम्पॉसिबल होता। वेरीफाई करने के लिए चिंगशू एक गोल्डन ब्लड टेस्टिंग नीडल निकालती है, एक जो टिपिकली रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट के लिए रिजर्व होता है। वो अपने बॉय की उंगली चुभती है और सैंपल एनालाइज करती है। रिजल्ट अस्टॉनिशिंग 24.65 वाइटैलिटी रेटिंग है। FEM क्लियरली इम्प्रेस्ड रिमार्क करता है कि उसने लगभग एक दशक डेकेड में इतना यंग किसी को रैंक 3 तक पहुंचते हुए नहीं देखा है। नेक्स्ट कॉम्बैट पावर असेसमेंट आता है। लू आगे कदम बढ़ाता है, अपनी ब्रेथ ऑफ फायर चैनल करता है और टारगेट पर एक 8-फोल्ड स्टार इम्पैक्ट लॉन्च करता है। मशीन उसकी कॉम्बैट इंडेक्स 271,000 डिस्प्ले करती है। इंस्ट्रक्टर डिसबिलीफ में घूरता है क्योंकि ये लगभग रैंक 5 वॉरियर के लेवल पर है। काफी विटनेस करने के बाद फेम लू के कंधे पर हाथ रखता है और डिक्लेयर करता है कि वो ऑफिशियली ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो चुका है। जो बाकी बचा है वो ये है कि लू घर वापस जाते ही मार्शल एसोसिएशन को अपना नया स्टेटस रिपोर्ट करे। जैसे ही लू जाने की तैयारी करता है, चिंगशू उसे रोकती है क्योंकि एक आखिरी टेस्ट है। वो लायन कंट्री के एंस्ट्रा कैनियन में एक सदी से ज्यादा पहले डिस्कवर हुए एक रेयर एनर्जी क्रिस्टल को रिवील करती है। साइकिक एनर्जी के प्रति हाईली रिएक्टिव, इसका यूज अब एडवांस्ड साइकिक्स की मेंटल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए किया जाता है। किसी की साइकिक स्ट्रेंथ इवैल्यूएट करने के लिए उन्हें स्पेशल क्रिस्टल पर अपना हाथ रखना पड़ता है और अपनी एनर्जी उसमें चैनल करनी पड़ती है। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उसके रिजल्ट्स में एक नोटेबल इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। फेम बढ़ते हुए नंबर्स ऑब्जर्व करता है, उसकी प्रोग्रेस से इम्प्रेस्ड। उसे साफ याद है कि उसकी प्योरिटी इंडेक्स पिछली बार 3 के आसपास थी और अब ये 4 तक पहुंच गई है। चिंगशू थोड़ी स्मग उसे याद दिलाती है कि उसकी तरह नहीं, वो अपने दिन आलसी में नहीं बिताती। आदमी गुनगुनाता है कि वो उसकी आलोचना क्रिटिसाइज जितनी चाहे उतनी कर सकती है, पर उसके लाइफस्टाइल की नहीं। जब लू की बारी आती है, वो शांति से अपना हाथ क्रिस्टल पर रखता है। इंस्ट्रक्टर हाफ जोकिंग चिंगशू से फुसफुसाता है कि वो बिलीव कर सकता है कि लू में उसकी आधी स्ट्रेंथ है, पर लगभग उसके बराबर। उसे शक है। चिंगशू विजिबली अनॉयड उसे चुप कराती है। अचानक क्रिस्टल एक अंधा येलो ग्लो एमिट करता है। चिंगशू डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाती है क्योंकि नंबर्स अनिवार्य अनडिनाइबल हैं। लू की साइकिक स्ट्रेंथ 113 तक पहुंचती है और उसकी प्योरिटी इंडेक्स अस्टॉनिशिंग 20.3 तक स्काई रॉकेट करती है, उसकी से 5 गुना ज्यादा। उसका मुंह लगभग खुला रह जाता है। चिंगशू को याद आता है कि प्योरिटी में एक सिंगल पॉइंट इंप्रूव करना कितना मुश्किल है। एक टॉवल को बार बार फोल्ड करने और कंप्रेस करने के बराबर, जब तक वो सिकुड़कर एक सिक्के के आकार का डिस्क नहीं हो जाता। फिर भी लू की प्योरिटी लेवल अनुमान से बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। वो अपनी खुद की मेहनत से तुलना किए बिना नहीं रह पाती। 2 साल की इंटेंस मेहनत के बाद भी वो सिर्फ 1 पॉइंट ही अचीव कर पाई है। लू मुश्किल से 18 का पहले ही एक्सपेक्टेशंस शैटर कर चुका है। जीनियस शब्द काफी नहीं है। जैसे ही वो एक बेहतर शब्द ढूंढती है, फेम बड़बड़ाना शुरू करता है, जोर से लू की तारीफ करता है और यहां तक कि उसकी तुलना एक भगवान से करता है, जब तक चिंगशू उसे तेज थप्पड़ से काट नहीं देती, जो उसके सर से धुआं निकलते हुए छोड़ता है। खुद को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए चिंगशू फिर लड़के से पूछती है कि क्या उसे फॉर्मल गाइडेंस मिली थी। वो कंफर्म करता है कि उसे एक मेंटोर ने ट्रेन किया था, जिसने उसे साइकिक एनर्जी कल्टिवेट करने के लिए यूनिक मेथड सिखाए थे। ये जवाब चिंगशू के दिमाग को शांत करता है। अगर लू बिना किसी गाइडेंस के इस लेवल तक पहुंच गया होता तो उसे ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता। अब उसकी एक्सेप्शनल टैलेंट से कन्विंस्ड होकर वो थोड़ा और प्रोब करती है, पूछती है कि उसका अवेकनिंग एग्जैक्ट कब हुआ था। लू सोचता है और याद करता है, 3 महीने से कम हुए हैं। ये पल उनके दिमाग में घुस जाता है।
दोनों इंस्ट्रक्टर्स शांत हो जाते हैं। जो अभी सुना उससे स्टंट थे। खुद को इकट्ठा करने के बाद चिंग शुलू को इन्फॉर्म करती है कि भले ही एसोसिएशन और 1 दशक डेकेड इंतजार करे, उन्हें उसके जैसे दूसरा अनोमली नहीं मिलेगा। 3 महीने से कम में जागृत होने के बावजूद लू ने पहले ही साइकिक एबिलिटी में तीसरा रैंक अचीव कर लिया है, कुछ ऐसा जो उनके फील्ड में लगभग सुना भी नहीं जाता। चिंगसू एक्सप्लेन करती है कि साइकिक यूजर्स के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरह मार्शल एसोसिएशन से अलग है, जबकि मार्शल आर्टिस्ट